नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका खबरदार में सबसे पहले बात हमारे देश के सबसे बड़े मिशन की, और वो मिशन है वैक्सीनेशन। जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा आबादी को कैसे वैक्सीन लगे, कैसे वैक्सीन की उपलब्धता बढ़े, कैसे वैक्सीन पर महामारी को कम किया जाए, ये बहुत बड़ी चुनौती है देश के सामने। क्योंकि जो लोग वैक्सीन लगवाना चाहते हैं उन्हें आसानी से वैक्सीन आज भी नहीं मिल रही है। 18+ की आबादी के लिए तो एक तरह से वैक्सीन का अकाल ही पड़ गया है। कई जगहों पर कई हफ्तों से 18+ आबादी का वैक्सीनेशन बंद पड़ा है। वैक्सीन की बड़ी कमी है, और एक बहुत बड़ा इसका कारण ये कि कोविशील्ड की दूसरी डोज का गैप बढ़ा दिया गया। बीच में स्थिति यह हो गई कि प्रतिदिन के हिसाब से वैक्सीनेशन 10 लाख से भी नीचे पहुंच गया था। लेकिन पिछले 2 महीनों में वैक्सीनेशन अभियान में जो बुरी स्थिति हुई है, उसमें अगले 1 महीने में कैसे सुधार आने की उम्मीद है, ये सबसे पहले आइए हम आपको हमारी इस रिपोर्ट के द्वारा बताते हैं। में दिल्ली सरकार के पास युवाओं के लिए एक भी सेंटर पर लगाने के लिए वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। और ये सिर्फ दिल्ली सरकार की समस्या अकेले नहीं है। देश भर में राज्य सरकारों के वैक्सीनेशन सेंटर जो युवाओं के लिए चलाए जा रहे हैं, वो एक एक करके बंद हो रहे हैं। आज के दिन में युवाओं को वैक्सीनेशन कौन लगवा रहा है? वैक्सीन की डोजेस सिर्फ और सिर्फ महंगे प्राइवेट अस्पतालों में उपलब्ध हैं। कोई 900 रुपए में, कोई 1000 रुपए में, कोई 1200 रुपए में, कोई 1400 रुपए में युवाओं को वैक्सीन लगवा रहा है। दिल्ली सरकार का दावा है कि 10 जून से पहले युवाओं का वैक्सीनेशन फिर से शुरू करना मुश्किल है, क्योंकि वैक्सीनेशन के लिए पर्याप्त टीके उपलब्ध नहीं है। केंद्र की प्लानिंग पर सवाल उठाए गए और ये आरोप लगाए गए कि जब राज्यों को वैक्सीन मिल ही नहीं रही तो प्राइवेट अस्पतालों को कैसे मिल रही है। लेकिन इस राजनीतिक लड़ाई में बीजेपी का जवाब यही है कि वैक्सीनेशन प्लानिंग बिल्कुल सही थी, लेकिन इसे डीरेल करने वाली राजनीति हुई। जहां हम सब लोग साधना में जुड़े हुए हैं, वहीं कुछ लोग बाधा पहुंचाने में लगे हुए हैं। लेकिन मैं सभी कार्यकर्ताओं को निवेदन करना चाहता हूं, हम साधक हैं, वो बाधक हैं। हम साधना करते रहेंगे और इन बाधाओं को पार करते रहेंगे और लोगों के बीच जाकर के सही तरीके से उनकी सेवा करेंगे। मैं आज के दिन कोई राजनीति करूं, ये अच्छा नहीं है। हम सेवा कार्य में जुटे हैं। लेकिन कौन लोग हैं
जिन्होंने भारत के मोराल को गिराने का काम किया। वैक्सीन बनाने का जब निर्णय प्रधानमंत्री जी ने लिया और देश के उद्यमियों को प्रेरित किया, रिसर्च साइंटिस्ट को प्रेरित किया, तो उस समय भारत के मोराल को गिराने का काम कुछ लोगों ने किया, कुछ राजनीतिक दलों ने किया, ये हम सबको मालूम है। भारत बायोटेक जहां 1.3 करोड़ पर महीने वैक्सीन बनाता था, वो आने वाले अक्टूबर महीने तक 10 करोड़ वैक्सीन बनाने लग जाएगा। उसी तरीके से लगभग इस वर्ष के अंत तक हम सभी को वैक्सीन देने में कारगर हो जाएंगे और सब लोगों को वैक्सीन लगे, इसकी व्यवस्था हो जाएगी। हर एक कंपनी इस तरीके से काम कर रही है और इसका रोड मैप बना करके इसको रोल आउट किया जा रहा है। सरकार का बड़ा दावा यही है कि अगस्त से दिसंबर तक के बीच देश में कोरोना वैक्सीन की 200 करोड़ से ज्यादा की डोजेज उपलब्ध होंगी और दिसंबर तक सबको टीका भी लग जाएगा। आज तक ब्यूरो। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है और जून में, यानी कि जून का महीना शुरू हो रहा है 2 दिन बाद, जून में अगर 4 करोड़ के करीब एक्स्ट्रा हमें वैक्सीन उपलब्ध होगी तो निश्चित तौर पर वैक्सीनेशन अभियान फिर से बहुत तेज रफ्तार पकड़ लेगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस रफ्तार को कैसे और तेज किया जाए, वैक्सीन की उपलब्धता को हम कैसे बढ़ाएं। दिसंबर तक सरकार पूरी वेस्ट का आबादी को वैक्सीन लगाने की बात कर रही है, लेकिन इतने बड़े लक्ष्य के लिए वैक्सीन की डोज भी उपलब्ध होनी बहुत जरूरी है। हालांकि सरकार के अनुमान के अनुसार अगस्त और दिसंबर के बीच 5 महीने में 216 करोड़ वैक्सीन हमारे देश में उपलब्ध होंगी, जिससे पूरी आबादी का वैक्सीनेशन आराम से किया जा सकेगा। इनमें 75 करोड़ डोज कोविशील्ड की होगी, 55 करोड़ डोज कोवैक्सीन की उपलब्ध होगी। इसके अलावा अगस्त में बायोलॉजिकल ई की वैक्सीन भी लॉन्च होगी, जिसकी 30 करोड़ डोज उपलब्ध हो जाएगी। इसके साथ ही ज़ायडस कैडिला की आने वाली कोरोना वैक्सीन की 5 करोड़ डोज, अमेरिकी कंपनी नोवावैक्स की 20 करोड़ डोज भी हमें मिल जाएगी और तब तक हमारे देश में भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन भी आ चुकी होगी, जिसकी 10 करोड़ डोजेस हमारे पास उपलब्ध होंगी। इसके अलावा देसी फार्मा कंपनी जिनोवा की वैक्सीन की 6 करोड़ डोजेस हमारे पास होंगी। अगस्त से दिसंबर के बीच स्पुतनिक वी की 15 करोड़ 60 लाख डोजेस हमारे देश में उपलब्ध होंगी। मतलब ये कि तब तक हम बहुत अच्छी स्थिति में होंगे और वैक्सीनेशन की रफ्तार काफी तेज हमारे देश में हो जाएगी। कोरोना के जिस संकट से हमारा देश गुजर रहा है और जिसमें भारत फंसा है, जिस संकट में पूरी दुनिया उलझी हुई है, उससे निकलने का बस एक ही रास्ता है और वो रास्ता है वैक्सीनेशन। क्योंकि WHO ने साफ कह दिया है कि जब तक 70% आबादी को वैक्सीन नहीं लगाई जाती, तब तक कोरोना की महामारी को खत्म बिल्कुल नहीं किया जा सकता। अमेरिका जुलाई तक अपनी 70% आबादी को वैक्सीन लगा लेगा। इंग्लैंड ने कहा है कि वो अगस्त तक कोविड फ्री हो जाएगा और कम से कम हर व्यक्ति को जुलाई के अंत तक वैक्सीन की पहली डोज वो लगा देगा। लेकिन हमारे देश भारत में अब तक करीब सिर्फ 3% लोगों को ही वैक्सीन की दोनों डोजेज लगी हैं और करीब 15% आबादी को ही कम से कम एक डोज अभी तक लग पाई है। हमारी सरकार ने दिसंबर तक के लिए जो लक्ष्य तय किया है, उसे अगर पूरा हमें करना है तो आज जिस स्पीड से वैक्सीनेशन हो रहा है, उससे 3 गुना ज्यादा स्पीड हमें बढ़ानी होगी और अगस्त के करीब 90 लाख वैक्सीन हर दिन हमें लगानी होगी, तभी जाकर हम पूरे देश को वैक्सीन लगा पाएंगे। बिना वैक्सीनेशन के कोरोना से लड़ा नहीं जा सकता, ये बात बार बार एक्सपर्ट्स कहते आ रहे हैं और इसी पर विश्व स्वास्थ्य संगठन भी जोर देता रहा है। लेकिन जिस तरह से वैक्सीनेशन की रफ्तार कमजोर पड़ी, उसने सबकी चिंता बढ़ा दी है। WHO ने कहा कि यह महामारी तब तक खत्म नहीं होगी जब तक 70% आबादी को टीका नहीं लग जाता, क्योंकि बड़ी चिंता इस बात की है कि वायरस अपना रूप बदलकर ज्यादा संक्रामक और ज्यादा खतरनाक बन रहा है। इसी से कोरोना की एक के बाद एक लहरें आ रही हैं, लेकिन कोरोना की इन लहरों को बेअसर किया जा सकता है अगर बड़ी आबादी का वैक्सीनेशन जल्द से जल्द किया जाए। डोज के हिसाब से देखें तो जनवरी से शुरू हुए वैक्सीनेशन में भारत ने 4 महीने में अब तक 21 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए हैं, जो चीन और अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा है। लेकिन आबादी के हिसाब से देखें तो भारत में अब तक करीब 4 करोड़ 45 लाख लोगों को ही दोनों डोज लगी है, यानी 3.1% आबादी का ही वैक्सीनेशन पूरा हो पाया है।
जबकि 16 करोड़ 76 लाख लोगों को एक डोज लग गई है, जो 135 करोड़ की कुल आबादी का 15% के करीब है। यानी इस आंकड़े को 70% आबादी तक पहुंचाना बहुत बड़ी चुनौती है, वो भी तब जबकि भारत में तीसरी लहर का सीधा खतरा है और वैक्सीन की बहुत बड़ी किल्लत है। सरकार का टारगेट यह है कि दिसंबर तक करीब 94 करोड़ की पूरी वयस्क आबादी को टीका लगा दिया जाए, लेकिन ऐसा करने के लिए अनुमान है कि अगस्त से हर दिन कम से कम 90 लाख डोज लगाने होंगे, जबकि पिछले 24 घंटे में करीब 30,35,000 टीके लगाए गए हैं। इस हिसाब से वैक्सीनेशन की रफ्तार आगे कम से कम 3 गुना बढ़ानी होगी और दिसंबर तक यही स्पीड रखनी होगी अगर सबको वैक्सीन लगानी है, क्योंकि ऐसा किए बिना कोरोना के खतरे को कम नहीं किया जा सकता। वैक्सीनेशन की स्पीड बढ़ाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर के धीरे धीरे उतार के बीच कई राज्य अनलॉक की तैयारी कर चुके हैं। कोरोना कर्फ्यू को धीरे धीरे हटाना है। जिले में क्या करना है, जिले का क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बैठेगा। अभी हम यहां से गाइडलाइन भेज रहे हैं, वो गाइडलाइन आपकी मार्गदर्शिका के रूप में काम करेगी, लेकिन अंततः फैसला आप करोगे। धीरे धीरे आने वाले हफ्तों में जैसे जैसे केसेस कम होंगे, आज जो पिछले 24 घंटे में लगभग 900 केस आए हैं, पहली बार 1000 से कम केस हुए हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे जैसे केस कम होंगे हम और अनलॉकिंग करेंगे। जनपदों में अभी भी एक्टिव केस 600 से ज्यादा हैं। उन जनपदों में अभी कोरोना कर्फ्यू हम लागू रखेंगे। अगले एक सप्ताह के लिए इसको लागू रखा है, लेकिन अगर वहां इस दौरान 600 से कम केस होते हैं तो वहां स्वतः ही कोरोना कर्फ्यू समाप्त होगा। और जो कोरोना कर्फ्यू में ढील दी गई है कि वहां पे सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक कुछ शर्तों के साथ ढील दी जाएगी। महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा, तो इसमें सबसे पहले जो दुकानें खुलने का समय है उसको जो पहले 7 बजे से 12 बजे तक था, कुछ रिप्रेजेंटेशन हमको मार्केट्स के मिले, इन्होंने कहा कि सवेरे चाहे थोड़ा लेट कर दें लेकिन दोपहर तक या दोपहर बाद थोड़ा समय तक और खोला जाए, तो इसका समय बदल करके 9 बजे से और 3 बजे तक ये किया जाएगा। यूपी में लखनऊ समेत 20 जिलों में अभी कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा, लेकिन 55 जिलों में 1 जून से शर्तों के साथ कई रियायतें दी जाएंगी। वीकेंड लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू के बीच दुकान और बाजार, ऑफिस आदि खुलेंगे। एमपी में भी 1 जून से अलग अलग जिलों के हिसाब से अनलॉक होगा। जहां संक्रमण की दर 5% से कम है, वहां पहले की तरह दुकानें खोली जा सकती हैं। दिल्ली में सोमवार से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें अभी पहली रियायत यही है कि फैक्ट्री और कंस्ट्रक्शन के काम को शुरू किया जा सकता है। दिल्ली में लॉकडाउन अलग अलग चरणों में खोला जाना है। 31 मई की सुबह 5 बजे के बाद दिल्ली में इंडस्ट्रियल इलाकों में कामकाज शुरू हो जाएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं आनंद पर्वत के इलाके में, एक इंडस्ट्री के भीतर हम मौजूद हैं जहां पर साफ सफाई के काम को अंजाम दिया जा रहा है। आखिरी रूप दिया जा रहा है कि किस तरह से कामकाज को शुरू किया जाए। करीब महीने भर से कोरोना कर्फ्यू के दायरे में रहने वाला मध्य प्रदेश अब 1 जून से धीरे धीरे अनलॉक होने जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा कर दी है कि 1 जून से मध्य प्रदेश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हालांकि इस बार ध्यान इस बात का रखा गया है कि संक्रमण जिन जगहों पर ज्यादा है वहां पर अधिक छूट ना दी जाए। लॉकडाउन हटे तो सही, लेकिन सीमित संख्या में ही लोग बाहर निकल सके। कई राज्यों में केस लगातार कम हुए तो ढील देने का फैसला किया गया, लेकिन कई राज्य थोड़ा इंतजार कर रहे हैं, जिससे अभी कुछ हफ्ते सावधानी बरती जाए। इसके बावजूद आज नहीं तो कल अनलॉक की प्रक्रिया की तरफ बढ़ना ही होगा, क्योंकि लॉकडाउन कोरोना से लड़ाई का स्थायी समाधान नहीं है। कोरोना से लड़ाई सिर्फ वैक्सीनेशन से ही जीती जा सकती है। लॉकडाउन की पाबंदियों में छूट के बाद आगे केस बढ़ने के किसी खतरे और आशंका को वैक्सीनेशन से ही कम किया जा सकता है। दिल्ली से आशुतोष मिश्रा और भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। वैक्सीनेशन हमारे देश में इसलिए भी बहुत जरूरी है कि कोरोना की लहरों के आने के वाले खतरे से हम खुद को बचा सके। लेकिन एक खबर इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, महाराष्ट्र में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है
15 जून तक महाराष्ट्र में लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया। हालांकि पूरे देश में केसेस कम हो रहे हैं, महाराष्ट्र में केस कम हो रहे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे रात 8:30 बजे, उन्होंने बस सबसे कुछ देर पहले यह ऐलान किया है कि महाराष्ट्र में हम लॉकडाउन को बढ़ा रहे हैं और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ब्रेक द चेन जो शुरू किया था उसे और तेजी से आगे बढ़ाना है। तो महाराष्ट्र में अब और 15 दिनों के लिए, यानी कि 1 जून से जो लॉकडाउन 1 जून तक जो लॉकडाउन लगाया गया था वो अब 15 जून तक कर दिया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस बात का ऐलान कर दिया कि महाराष्ट्र में अभी प्रतिबंधों में कोई छूट नहीं दी जाएगी, अभी कोरोना कर्फ्यू लगातार जारी रहेगा। हालांकि वो इसे कोरोना कर्फ्यू कहते हैं, लॉकडाउन नहीं कहते, ब्रेक द चेन कहते हैं, इसे लॉकडाउन नहीं कहते। लेकिन अभी महाराष्ट्र पूरी तरह से बंद रहेगा। जिस तरह से महाराष्ट्र जो है वो कोरोना से जंग लड़ रहा था, युद्ध लड़ रहा था, हमारे देश में सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र था। वैक्सीनेशन को लेकर वहां पर केंद्र सरकार पर महाराष्ट्र सरकार की तरफ से लगातार आरोप लग रहे थे। तो 15 दिन के लिए महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान किया है। हम बात कर रहे थे हमारे देश में वैक्सीनेशन की और आपसे कह रहे थे कि वैक्सीनेशन इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कोरोना की लहरों के आने वाले खतरे में हम खुद को बचा पाएं, क्योंकि तीसरी लहर आने वाली है और इन खतरों को बेअसर भी हम कर सकें। बहुत तेज वैक्सीनेशन इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है हमारे देश में क्योंकि कोरोना लगातार अपना रूप भी बदल रहा है, ज्यादा संक्रामक और आक्रामक हो रहा है। जैसे ब्रिटेन में दिसंबर में कोरोना के जो स्ट्रेन मिला था वो ओरिजिनल वायरस से 60 से 70% तक ज्यादा संक्रामक था। भारत की दूसरी लहर में कोरोना का जो नया रूप मिला था वो ब्रिटेन में मिले वेरिएंट से 50% तक ज्यादा संक्रामक है और उसका खतरा, उसके परिणाम आप और हम भुगत चुके हैं। अब वियतनाम जैसे देशों में यह बताया जा रहा है कि वहां पर कोरोना का एक ऐसा वेरिएंट मिला है जो ब्रिटेन और भारत के वेरिएंट का बिल्कुल मिला जुला सा रूप है। तो इसलिए भी वैक्सीनेशन बहुत बहुत जरूरी है। कोरोना से लड़ाई में सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वायरस लगातार रूप बदल रहा है, ज्यादा संक्रामक और ज्यादा खतरनाक हो रहा है। वियतनाम में कोरोना के ऐसे ही एक नए रूप से खलबली मच गई है। वियतनाम में कोरोना का एक ऐसा नया वेरिएंट मिला है जिस पर दावा है कि वो हवा में तेजी से फैलता है। इस वेरिएंट को ब्रिटेन और भारत में पाए गए कोरोना के वेरिएंट का मिला जुला रूप बताया गया है। वियतनाम में ये चिंता इसलिए है क्योंकि पिछले साल वियतनाम में कोरोना के संक्रमण को काफी हद तक रोका गया था, लेकिन अप्रैल के बाद से वहां अचानक कोरोना के मामले दोगुने हो गए। वियतनाम में अब तक कोरोना के करीब 7,000 केस आए हैं और 47 लोगों से ज्यादा की मौत हुई है। इसके आधे केस अप्रैल और मई में आए हैं। इसीलिए आशंका जताई जा रही है कि वियतनाम में ये मामले कोरोना के नए वेरिएंट से बढ़े हैं, जिसमें एक वेरिएंट ब्रिटेन और भारत में मिले वायरस का हाइब्रिड रूप बताया जा रहा है। इसमें कोरोना के यूके वेरिएंट ने दिसंबर जनवरी में ब्रिटेन में तबाही मचाई थी, जबकि भारत में मिले B1617 वेरिएंट को भारत में दूसरी लहर का कारण बताया गया। भारत, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील, इन 4 देशों में मिले कोरोना के नए वेरिएंट पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चिंता जताई थी। भारत में मिले B1617 वेरिएंट को WHO ने ग्लोबल वेरिएंट ऑफ कंसर्न बताया, जो यूके वेरिएंट से 50% ज्यादा संक्रामक है। अब वियतनाम में नए वेरिएंट से दुनिया में और चिंता बढ़ गई है, क्योंकि वियतनाम से पहले सिंगापुर ने भी दुनिया को अलर्ट करने वाली ऐसी खबरें दी थी कि वहां कोरोना के नए वेरिएंट तेजी से संक्रमण फैला रहे हैं और इससे बच्चों को भी बड़े खतरे का डर है। आज तक ब्यूरो। कोरोना की मार के बीच कहीं से भी देशवासियों को, आपको और हमें राहत नहीं। पेट्रोल अपनी कीमतों में सेंचुरी लगा रहा है, खाने का तेल सबका बजट, रसोई का स्वाद बिगाड़ रहा है। कई शहरों में पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए को पार कर गई। सरसों का तेल 175 से 200 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। कोरोना ने लोगों के काम धंधे पहले से ही चौपट कर दिए थे, अब महंगाई सबके सर पर मंडरा रही है। गजब टाइम चल रहा है। लॉकडाउन की मार, मंदा कारोबार, बेरोजगारी भारी, खाली जेब और महंगाई की तो पूछिए ही मत। पेट्रोल 100 रुपए को छू गया, खाने का सरसों तेल 200 के पार पहुंच गया। आम आदमी महंगाई के बोझ तले बुरी तरह दबा जा रहा है। आर्थिक दबाव से कमर टूट चुकी है।
पेट्रोल पंप का घूमता मीटर 100 रुपए प्रति लीटर के आंकड़े के आसपास है। लोगों की बेबस नजर मीटर निहारती रहती है। पेट्रोल राजस्थान के श्रीगंगानगर में 105 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। मुंबई में 100 रुपए 23 पैसे, जयपुर में 100 रुपए 44 पैसे, भोपाल में 102 रुपए 4 पैसे, चेन्नई में 95 रुपए 51 पैसे, दिल्ली में 93 रुपए 94 पैसे, कोलकाता में 93 रुपए 97 पैसे, लखनऊ में 91 रुपए 41 पैसे, पटना में 96 रुपए 10 पैसे पर पहुंच गया है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पेट्रोल की कीमत 105 रुपए 15 पैसा हो गया है, जबकि डीजल 97 रुपए 98 पैसा हो गया है। जयपुर में भी पेट्रोल की कीमत 100 रुपए से ऊपर हो गई है। साधारण पेट्रोल 100 रुपए 44 पैसा और प्रीमियम पेट्रोल 104 रुपए 82 पैसा हो गया है। अब देखिए, जो सादा पेट्रोल है वो 100 रुपए पार चला गया है। 100.23 रुपीस का सादा जो पेट्रोल है वो मिल रहा है और जो प्रीमियम पेट्रोल है वो 103 के पार चला गया है। 103.14 पर लीटर। 91.41 सादे पेट्रोल का रेट है। वहीं डीजल की भी अगर बात करें तो वो भी 85 के ऊपर जा चुका है। हम मौजूद है इस वक्त एक लखनऊ के ही पेट्रोल स्टेशन पे जहां लोग आ रहे हैं, लेकिन लोगों के लिए सबसे बड़ी परेशानी यही हो रही है कि बीच में कुछ ठहराव था, लेकिन अब फिर से इनके दामों में इजाफा हो रहा है। जब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहा था तब लंबे समय तक पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर रहीं, लेकिन नतीजों के बाद 4 मई से ऑटो फ्यूल के भाव में तेजी का दौर शुरू हो गया, जो लगभग हर रोज रिवाइज होता है, यानी हर रोज तेल की कीमत कुछ बढ़ जाती है। विपक्ष का आरोप है कि चुनाव के वक्त जानबूझकर दाम कम किए गए और अब जनता छला हुआ महसूस कर रही है। इसी तरह रेट बढ़ता रहेगा, थोड़ा रेट पे ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को कि भाई नॉर्मल पब्लिक को दिक्कत ना हो। सरकार की व्यवस्था बिल्कुल ठप पड़ी हुई है, ना तो केंद्र सरकार देख रही ना प्रदेश सरकार देख रही है। गरीबी के हित में कोई भी ऐसा सरकार कदम नहीं उठा रही है। के मतलब तेंदुलकर कैसा सेंचुरी मारता है वैसा मोदी जी ने सेंचुरी मारा है और सबका नुकसान हो रहा है। राज्य सरकार केंद्र सरकार पे थोप रही है और केंद्र सरकार राज्य सरकार पर थोप रही है और पैसे इसमें जनता रही है। अभी पेट्रोल बोले तो बहुत महंगा हो गया है। एक्चुअली हम लोग को अभी ऐसा लग रहा है कि ट्रेन से जाना पड़ेगा। हैरत ये है कि कोई बोलने और सुनने वाला नहीं। जनता पर बढ़ते बोझ पर सरकार में बैठे लोग बिल्कुल खामोशी की चादर ताने हुए हैं। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान चुप, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण खामोश। ये चुप्पी अखर रही है। विपक्ष सवाल उठा रहा है, प्रधानमंत्री अब तेल की बढ़ी हुई कीमतों पर कुछ क्यों नहीं बोलते? मोदी जी लगातार कहते रहे कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से महंगाई बढ़ती है। जब वो विपक्ष में थे, कहा था 2015 में कि मेरे नसीब से पेट्रोल का दाम कम हो रहा है तो नसीब वाला प्रधानमंत्री चाहिए कि बदनसीब लोग चाहिए। हम पूछना चाहते हैं कि ये जो दाम बढ़ रहे हैं किसके नसीब से हैं? सालाना 3 लाख करोड़ रुपए जनता की जेब से केंद्र सरकार निकाल रही है। सीधे सीधे 3 लाख करोड़ की लूट सरकार बंद करे। मोदी सरकार देश के लिए हानिकारक है। देश को एक नाकाम, नाकारा और नासमझ सरकार का बोझ ढोते हुए मेरा देश भुगत रहा है। मेरा देश भुगत रहा है क्योंकि आर्थिक मंदी के काले बादल चारों ओर मंडरा रहे हैं। यह 73 साल में देश की सबसे कमजोर सरकार साबित हुई है। साफ है साथियों कि देश 7 सालों की मोदी सरकार की निर्मित बदहाली को भुगत रहा है। सिर्फ पेट्रोल डीजल ही नहीं, सरसों के बम्पर उत्पादन के बावजूद सरसों तेल की कीमतों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बाजार में 1 लीटर सरसों के तेल का दाम 175 रुपए तक पहुंच गया है। वहीं शुद्ध कच्ची घानी सरसों का तेल तो 200 रुपए लीटर बिक रहा है। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक अप्रैल 2020 में 1 लीटर सरसों के तेल की औसत कीमत 117 रुपए 95 पैसे थी। मई 2021 में सरसों तेल की कीमत 163 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर पहुंच गई। हालांकि बाजार में इसकी कीमत कहीं ज्यादा है। बाजार में सबसे ज्यादा आग किसी ने लगा के रखी है तो वो है सरसों का तेल। हमारे हाथ में ये 1 लीटर का पाउच है और यहाँ पर जो MRP दिखाई जा रही है वो है 220 रुपए।
आप समझ सकते हैं कि 1 लीटर सरसों का तेल जो कुछ दिनों पहले तक काफ़ी कम दाम में मिलता था, धीरे धीरे अब 200 रुपये के आसपास पहुंच गया है। और कई ब्रांड हैं, कुछ ब्रांड 180 में दे रहे हैं, कुछ 185 में, तो कुछ 250 रुपये तक में दे रहे हैं। और ये जो लागत है ये धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। इसके साथ ही पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम की वजह से सामानों की ऑनलाइन डिलीवरी के महंगे होने का जोखिम अलग से पैदा हो गया। अप्रैल में थोक महंगाई की दर 10% के पार निकलकर 11 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच जाने से पॉलिसी धारकों समेत कारोबार जगत की चिंता बढ़ गई है। रिटेल महंगाई दर को लेकर एक दिलचस्प खुलासा एसबीआई की रिपोर्ट में हुआ है। अप्रैल के आंकड़ों में आई कमी पर एसबीआई के एक्सपर्ट्स का मानना है कि अप्रैल में खुदरा महंगाई दर मार्च से 5.52% से घटकर 4.29% पर आना दुविधा बढ़ाने वाला है। महंगाई दर में कमी की वजह खाने पीने के सामानों की कीमतों में आई गिरावट है, जबकि इसी दौरान ग्रामीण क्षेत्र संबंधी मूल महंगाई दर बढ़कर 6.4% पहुंच गई। वहीं पेट्रोल डीजल और स्वास्थ्य के मामले में महंगाई दर में सबसे तेज इजाफा हुआ। जानकारों का मानना है कि महंगाई दर का मंदी के मौजूदा माहौल में इस तरह से बढ़ना देश की अर्थव्यवस्था और जनता के लिए डबल अटैक जैसा है। जो महामारी है, जो कोविड पैंडेमिक है, ये फैला सिर्फ शहरों में नहीं है, छोटे शहरों में, गांव में, सब जगह इसका इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। इस कारण लोग अब पैसा खर्चना नहीं चाह रहे, डिमांड घट गई है क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी भी घट गई है और लोग खर्च भी नहीं करना चाह रहे। एसबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सरकार को पेट्रोल डीजल पर टैक्स को वाजिब बनाकर इसके दाम में कटौती करनी होगी। अगर इन कीमतों को कंट्रोल किया जाए तभी महंगाई दर में कमी आ सकती है, क्योंकि महंगाई के मोर्चे पर हालात नहीं बदले तो आर्थिक विकास दर के लिए एक बड़ा झटका साबित होगा। भोपाल से रवीशपाल सिंह, कोलकाता से अनुपम मिश्रा, जयपुर से शरद कुमार के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई, आज तक। अब सवाल यह है कि तेल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं। इस सवाल का सीधा सा जवाब यह है कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारें रेवेन्यू के लिए पेट्रोल और डीजल के टैक्स पर काफी हद तक निर्भर रहती हैं। विशेषकर कोरोना काल में जब सरकारों को टैक्स कलेक्शन में नुकसान उठाना पड़ रहा है, तब तेल से वसूले गए टैक्स से सरकारों को बड़ी आमदनी हो रही है। और अब खबर भगोड़े डायमंड मर्चेंट मेहुल चौकसी को वापस भारत लाने की मुहिम की। भारत सरकार डोमिनिका की जेल में बंद मेहुल चौकसी को भारत लाने की कोशिश में जुटी है। भारत का एक जहाज डोमिनिका पहुंच चुका है। इस बीच सलाखों के पीछे से मेहुल चौकसी की पहली तस्वीर भी बाहर आई, जिसमें उसकी हालत काफी बुरी है। इस बीच एक नई खबर यह भी आई है कि मेहुल चौकसी के भारत प्रत्यर्पण के प्रयास पर एंटीगुआ के विपक्ष ने रोड़े अटका दिए हैं। दलील ये कि मेहुल चौकसी ने जब एंटीगुआ की नागरिकता ले ली है तो फिर उसका भारत प्रत्यर्पण क्यों किया जाए। भारत में चकाचौंध और किलेनुमा मकान में ऐशो आराम की जिंदगी जीने वाले मेहुल चौकसी की हालत बहुत बुरी दिखाई दे रही। डोमिनिका की जेल में बंद चौकसी की आज पहली बार तस्वीर सामने आई, जहां वो सलाखों के पीछे पहुंच गया है। तस्वीरों में मेहुल के हाथ पर चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं। उसकी एक आंख भी सूजी हुई और लाल दिखी। चौकसी के वकील का दावा है कि उसे अगवा करके डोमिनिका लाया गया और यहाँ उसे बुरी तरह पीटा गया, लेकिन एंटीगा पुलिस अगवा करने के इन आरोपों को खारिज कर रही है। No information or any indication from Antigua that he was forcefully removed. The only assertion we are hearing is what was said by the attorney, and Dominica police officers are not confirming that story from the attorney. So we have no information, we have no evidence that he was forcefully removed from Antigua. And even in the assertion made by the attorney, there is no such truth to that, that any police force in Antigua was involved in that. We had no involvement in any movement of him from Antigua to Dominica or wherever he left. दिल्ली से लेकर कतर, स्पेन और डोमिनिका तक हलचलों का दौर तेज हो चुका है। भारतीय अधिकारी डोमिनिका से चौकसी के सीधे प्रत्यर्पण की कोशिशों में लगे हैं। दिल्ली से उड़ा एक एयरक्राफ्ट डोमिनिका के डगल्स चार्ल्स एयरपोर्ट पर पहुंच चुका है। कोशिश ये है कि भारतीय बैंकों से करोड़ों डकार कर भी अकड़ दिखाने वाले मेहुल चौकसी को भारत लाया जा सके। भारत ने कोर्ट के दस्तावेज स्थानीय पुलिस से साझा किए हैं, जिसमें मेहुल को भगोड़ा करार दिया गया है। Specific request to the government of Dominica
is to have Mr. Choksi deported and be repatriated directly to India, not to send him back to Antigua and Barbuda where he's a citizen, and one in which he will enjoy certain constitutional and legal protections. लेकिन पेच यहाँ फंसा है कि मेहुल चोकसी ने 2017 में ही एंटीगा की नागरिकता ले ली थी और उसे कानूनन डोमिनिका से एंटीगुआ की हिरासत में दिया जाना था। भारत सरकार की कोशिशों के बाद एंटीगुआ और बारामूडा के प्रधानमंत्री गस्टिन ब्राउन ने डोमिनिका की सरकार से मेहुल चोकसी को सीधे भारत को सौंपने के लिए अपनी रजामंदी भी दे दी, लेकिन इस पर एंटीगा में सियासी तकरार बढ़ गया। विपक्षी पार्टी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव पार्टी के नेता हेराल्ड लवेल ने कहा, एंटीगा के कानून के मुताबिक उसके नागरिक को किसी दूसरे देश को सौंपा नहीं जा सकता, लिहाजा मेहुल चोकसी को डोमिनिका से एंटीगा की हिरासत में ही लाया जाए। With a request from the Indian government, Mr. Choksi wasn't just located in Antigua. He's a citizen of Antigua and Barbuda. How can you send someone to a country where they have no citizenship and no right to reside? It has to be Antigua and Barbuda because he's not a citizen of India. दरअसल मेहुल चोकसी ने एंटीगुआ की नागरिकता पैसे से खरीदी है, लिहाजा वहां इस बात पर चिंता जताई जा रही है कि पैसे देकर नागरिकता लेने वालों का बचाव नहीं किया गया तो इसका बुरा असर पड़ेगा। जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के जरिए एंटीगुआ की नागरिकता ली है वो खुद को असुरक्षित महसूस करने लगेंगे। लेकिन भारतीय अधिकारी इस कोशिश में है कि भगोड़े को सीधे भारत लाया जाए। एंटीगुआ सरकार भी इन कोशिशों को समर्थन भी दे रही है, लेकिन विपक्ष ने अब सवाल उठा दिया। इधर भारत की चिंता इस बात की है कि देश के अरबों रुपए लेकर भागने वाले को किसी भी तरह कानून के कटघरे में खड़ा किया जाए। बहरहाल अब इस मामले में 2 जून को डोमिनिका कोर्ट में सुनवाई होगी। उसी के बाद ये साफ हो जाएगा कि मेहुल चोकसी क्या वापस भारत आकर अपने गुनाहों की सजा भुगतेगा या एक बार फिर हाथ से निकल जाएगा। गीता मोहन और मुनीश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। पिछले 24 घंटों से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की शादी की बहुत चर्चा हो रही है। 56 साल के जॉनसन ने अपनी महिला मित्र कैरी साइमंड्स से शादी कर ली। बोरिस जॉनसन और कैरी की सगाई 2 साल पहले ही हो चुकी थी, लेकिन यह कहा जा रहा था कि शादी 2022 में होगी, लेकिन अचानक शादी की खबर ने सबको चौंका दिया। बोरिस जॉनसन का एक दिलचस्प वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वो शादी से एक दिन पहले ट्रेन पकड़ने के लिए बहुत हड़बड़ी में दिखाई दे रहे हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की दौड़ लगाने वाली ये तस्वीर सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल है। बोरिस जॉनसन की हड़बड़ी ट्रेन पकड़ने की थी। बताया गया वीडियो उनकी शादी समारोह से कुछ घंटे पहले का है। इसके बाद बोरिस जॉनसन की अपने मंगेतर कैरी साइमंड्स के साथ गुपचुप शादी की खबर आई। दोनों ने वेस्टमिंस्टर के चर्च में शनिवार को शादी की। गोपनीयता का अंदाजा इसी से लगाइए कि जॉनसन के 10 डाउनिंग स्ट्रीट कार्यालय के वरिष्ठ कर्मचारियों को भी शादी की योजना के संबंध में कोई जानकारी नहीं थी। इस मौके पर उनके परिजन और करीबी दोस्त मौजूद रहे। लॉकडाउन के नियमों के मुताबिक 30 से ज्यादा लोग शादी समारोह में शरीक नहीं हो सकते। बोरिस जॉनसन की उम्र 56 साल है, जबकि उनकी दुल्हन कैरी साइमंड्स उनसे 23 साल छोटी हैं। साल 2019 में मीडिया में बोरिस जॉनसन और कैरी के रिश्तों की बात सामने आई थी। फरवरी 2020 में उन्होंने सगाई की बात बताई, लेकिन कोरोना वायरस के संक्रमण और लॉकडाउन की वजह से शादी टलती रही। ये साइमंड्स का पहला जबकि प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का तीसरा विवाह है। आज तक ब्यूरो। और अब हम आपको महाराष्ट्र के पालघर में फंसे जहाज की खबर दिखाते हैं। ताउते तूफान के कारण से ये जहाज समुद्र के बीच में फंस गया। चिंता की बात यह है कि इस जहाज से तेल का रिसाव हो रहा है। वन्य जीवों पर खतरा बढ़ गया है। 80,000 लीटर इसमें डीजल भरा हुआ है। मछुआरों ने कहा है कि अगर ये रिसाव नहीं रुका तो हम आंदोलन कर देंगे। ताउते तूफान तो गुजर गया, लेकिन उसकी मचाई गई तबाही की तस्वीरें अब तक पीछा नहीं छोड़ रही। देखिए, ये वही बार्ज है जो ताउते की चपेट में आया था। अलीबाग में ये बार्ज तूफान की चपेट में आकर टूटा और समंदर की लहरें इसे बहा ले आईं पालघर तक। पालघर के वडराई इलाके में समंदर और चट्टानों के बीच में फंसा है ये बार्ज। खतरे की बात यह है कि बार्ज में 80,000 लीटर डीजल है और ये डीजल इस बार्ज से रिस रहा है।
तस्वीरें देखिए, ये जो काला पानी आप देख रहे हैं ये इसी बार्ज से निकल रहा है। इसी डीजल को पानी से अलग करने की कोशिशें हो रही हैं। इसी डीजल को पानी में फैलने से रोकने की कोशिशें हो रही हैं। इसी डीजल के रिसाव को रोकने की कोशिश हो रही है। अब जो बाज है उसमें से जो ऑयल लीक हो रहा है उसको किस तरीके से निकाला जाएगा वो हम आपको बता रहे हैं। आप देखें कि ये जो बड़ी बड़ी टैंक्स है वो यहाँ पर लाई गई है और ये टैंक्स की जो कैपेसिटी है वो 1000 लीटर की है। अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि जो लोकल मछुआरे हैं उनकी मदद ली जा रही है। अब उनके मदद से ये जो टैंक्स है इनको अब उस बार्ज तक ले जाया जाएगा। ऐसी अभी तक यहाँ पे 17 टैंक्स लाई गई है जिसकी पूरी कैपेसिटी 1000 लीटर है, यानी कि 17,000 लीटर का जो डीजल ऑयल है वो इसके अंदर भरा जा सकता है। तो यानी कि अब इस बोट के सहारे यहाँ से इस टैंक्स को उस बार्ज पे ले जाया जाएगा और वहाँ से जो ऑयल लीक हो रहा है वो ऑयल को इस टैंक में डालकर बाहर ले जाया जाएगा। वडराई का ये समुद्री इलाका पथरीला है जिनके बीच फंसा है ये जहाज। आज तक आपको सीधे उस बार्ज तक ले आया है जिस बार्ज में से जो डीजल ऑयल है वो लीक हो रहा है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं यहाँ पर यही वो बार्ज है। देखिए ये जो गर्ल कंस्ट्रक्टर जो बार्ज है जिसके अंदर से ये डीजल ऑयल लीक हो रहा है। आप देखें कितना काला, और मैं आपको बता दूं यहाँ से जो स्मेल है डीजल की वो इतनी ज्यादा तेज है। और यही जो बार्ज है मैं आपको बता दूं कि 17 मई को जब साइक्लोन तौते आया था इसे एंकर किया गया था अलीबाग में। इसमें 137 लोग मौजूद थे, लेकिन वो जो एंकर है वो पूरी तरीके से उखड़ गया। जिसके बाद मैं बता दूं कि अलीबाग से सीधे यहाँ पालघर में ये जो बार्ज है वो यहाँ पर पहुंच चुका। चिंता इस बात की है कि अगर समुद्र में डीजल के इस रिसाव को जल्द न रोका गया या पानी से डीजल जल्दी नहीं हटाया गया तो मछुआरों की जीविका पर तो असर होगा ही, समुद्री जीवों के लिए भी खतरा हो जाएगा। देखिए ये जो तस्वीरें बताए किस तरीके से अभी यहाँ पर जो काम चल रहा है इसे जो है वो सेफ्टी बैंड कहते हैं। ये आप जो देख रहे हैं इसमें से ऑयल बाहर ना निकले, लेकिन जब हाई टाइड आता है तो ये जो ऑयल है वो उसके ऊपर से बाहर आ जाता है। तो जो मरीन लाइफ है, जो समुद्र में जो मरीन लाइफ है, साथ ही यहाँ के जो लोकल मछुआरे हैं उनके बिजनेस पे काफी असर पड़ेगा। जो मरीन लाइफ है वो पूरी तरीके से तबाह हो जाएगी। इसलिए लगातार ये कोशिश की जा रही है कि ये जो ऑयल है वो बाहर ना निकले। इसलिए पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से इस बार्ज से डीजल का रिसाव रोका जाए। तो आज तक आपको सीधे उस बार्ज पर लेके आया है और जहां पर ये जो तेल रिसाव हो रहा है और किस तरीके से जो टीम है वो रेस्क्यू का काम कर रही है, किस तरीके से ऑपरेशन चल रहा है। देखिए ये बड़े बड़े ऑब्जर्वर्स है। ये ऑब्जर्वर्स क्या करते हैं कि जो ऑयल है ये इसके अंदर ऑब्जर्व करते हैं और फिर उसे उस बड़े बड़े जो टैंक्स है उसमें उस ऑयल को डाला जाएगा। यहाँ पर देखिए तस्वीरों में किस तरीके से ऑयल लीक हो रहा है। ये जो डीजल ऑयल है ये जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है। आपको बता दें कि पालघर से करीब 350 किलोमीटर दूर अलीबाग में ताउते की चपेट में ये बार्ज आया था। तूफान इतना तेज था कि इस बार्ज के टुकड़े अलग हो गए थे। अब जब ये पालघर में समुद्र में फंसा है तो कोशिश यही है कि जल्दी इसे निकाला जाए। सौरभ बख्तानिया, पालघर, आज तक।